12 बजे की शुरुआत हम करेंगे 6 बड़ी खबरों के साथ। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर सियासी हलचल तेज है। बैठकों का दौर हो रहा है। एनडीए की बैठक हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। वहीं दूसरी खबर इंडिया गठबंधन को लेकर, यहां भी बैठकें चल रही है। यहां पर भी बैठकों का दौर जारी है। बैठकों पर बैठकें लगातार जारी। विपक्ष को लेकर तो वहीं तीसरी खबर है, बात एमपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करेंगे और यहां के सांसद और बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली जा रहे हैं। तो चौथी खबर है मध्य प्रदेश की, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और बात होगी छत्तीसगढ़ की भी। और लोकसभा चुनाव में नोटा का असर देखने को मिला है। 3 लोकसभा क्षेत्रों में नोटा तीसरे स्थान पर रहा और सबसे अव्वल रहा बस्तर, जहां पर नोटा का बटन सबसे ज्यादा संख्या में लोगों ने दबाया था। तो ये 6 बड़ी खबरें हैं। एनडीए की बैठक हो रही है, तमाम समीकरण बनाए जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक है। इंडिया गठबंधन भी काफ़ी कुछ यहाँ पर सोच रहा है। बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर इंडिया गठबंधन का हम कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। और सांसद जो हैं वो दिल्ली जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली जाने वाले हैं। संसदीय दल की बैठक होनी है। वहीं दिल्ली में अखिलेश यादव सक्रिय हो चुके हैं, सक्रिय होंगे, ऐसी खबरें हैं कि विधायकी का पद छोड़ेंगे और दिल्ली में सक्रिय होंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। डॉक्टर मोहन यादव मुखिया मध्य प्रदेश में उन्होंने कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में नोटा की भी बात होगी, जहां पर नोटा छा गया। बात सबसे पहले दिल्ली की कर लेते हैं। बीजेपी के नेताओं की बड़ी बैठक। जी हां, बैठक में वरिष्ठ नेता ले रहे हैं हिस्सा। बड़े नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद है इस बैठक में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक का दौर जारी। बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार हम देख जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक यूं ही बैठकें, मेल मुलाकात चलती रहेगी, रणनीतियां बनती रहेंगी, मंथन होता रहेगा। अब खबर यह है कि बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है जेपी नड्डा के आवास पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है। इस बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, जैसे अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। 8 जून की तारीख जो है लगभग मुकर्रर हो चुकी है। जो भी भारतीय पड़ोसी देश हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको इनविटेशन भी भेजा जा चुका है। और अभी जो है यहाँ पे जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पे बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद है और इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में जेपी नड्डा के साथ जो है वो बातचीत चल रही है। बातचीत का जो मकसद है, जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है, वो अगले 2 दिन तक किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर के स्ट्रैटेजी बनाई जाए, सहयोगी दलों को किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस में रखा जाए, उनकी बातों पर, जो उनकी शर्तें हैं, उन पे कहां तक विचार करना है और उनसे अपनी बातों को कहां तक मनवाना है, उसको लेकर के एक अहम बैठक चल रही है। जो कि भारतीय जनता पार्टी के खास जो शीर्षस्थ नेता हैं, इन लोगों में खासतौर पर जेपी नड्डा, अमित शाह। कहते हैं पहले हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। अयोध्या से भी आप लोगों को जीत मिली है। कल से लेकर अयोध्या को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि बीजेपी वहां से हारी है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100-100 साल से रह रहे थे, 100-100 साल से लोग रह रहे थे।
ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100-100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। मुख्यमंत्री आ जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं सर, उनको तलब किया गया। तो अगर दिल्ली आ रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, दिल्ली में रोक लो, यूपी क्यों भेजते हो वापस? सर अब आपकी सीट जो विधानसभा की सीट है उससे कौन चुनाव लड़ेंगे? हैं? आप आपका मन हो तो बताओ, हम लड़ा दें आपको भी। अभी कोई स्थिति आप देखते हैं इंडिया गठबंधन की? मैंने आपसे कहा कि खुश करने से सरकारें बन रही हैं, तो कोई खुश और भी कर सकता है। सर कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच। अभी उम्मीद सर बाकी है। कल खड़गे जी ने कहा वेट एंड वॉच। लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। पार्लियामेंट में रणनीति क्या रहेगी आपकी? पार्लियामेंट की रणनीति क्या डिस्कस हुई कल से? अभी बता दें आपको। बिल्कुल सर। सर अभी तक उत्तर प्रदेश में हर की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में से किसी ने नहीं लिया है। मैं एक बार फिर अपने मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो मैं लगातार कहता था कि मंत्रिमंडल बदल जाए, मीडिया मंडल बदल जाए, कुछ चीजें नहीं बदल पाई हैं। नौकरी का सवाल पे क्या देखते हैं? मैं समझता हूं अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। एनडीए सरकार बनाने में लगी है और शपथ 8 तारीख को होने जा रही है। 7 तारीख को राष्ट्रपति ने समय भी दिया। तो अच्छी बात है, वो तो गिनती है, गिनती जिसके पास होगी राष्ट्रपति उसी को शपथ पे बुलाएंगे, फिर गिनती बदल जाएगी, फिर कोई और शपथ देगा। ये क्या बात हुई? ये तो शपथ चलती रहती हैं। कल वेट एंड वॉच बोला गया है, वेट एंड वॉच में आप क्या कहेंगे? अरे मैंने बोल दिया भाई, हमें बचाओ तुम। अखिलेश यादव यहां पर कई बड़ी बातें कह गए हैं, मीडिया से रूबरू हुए थे। दो सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं, एक तो दिल्ली से अमृत तिवारी, दूसरा लखनऊ से आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, मैं आपके पास आ रहा हूं। आदर्श, अखिलेश यादव कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में और भी ज्यादा सीटें हार सकती थी, उनका ये अनुमान था। अयोध्या का भी जिक्र उन्होंने किया। अयोध्या को लेकर कहा, पूरे यूपी को लेकर कहा कि गरीबों के साथ अन्याय किया बीजेपी पार्टी ने, जिनको मुआवजा मिलना था उनको नहीं मिल पाया। अखिलेश, आदर्श। देखिए बिल्कुल जिस तरीके की बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत उनको मिली है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर वो बीजेपी को निशाने पर लेंगे। हालांकि जो सीटें वो और ज़्यादा बीजेपी की कम होने की बात कर रहे हैं, अगर हकीकत में देखें तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर प्रत्याशियों का सही तरीके से चुनाव किया होता और जैसा कि अखिलेश यादव ने किया, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति बीजेपी की नहीं होती और ये इतने मजबूत अखिलेश यादव भी नहीं होते। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जीत दर्ज की है और उसके बाद सुनने में ये भी आ रहा है कि वो सांसद के तौर पर ही केंद्र की राजनीति में एक्टिव रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष यानी यूपी में जो विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शिवपाल सिंह यादव को आगे कर सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बड़ी जीत मिली है, उनका वोट शेयर बढ़ा है और ऐसे में सांसदों की संख्या भी बढ़ी है, तो वो कॉन्फिडेंस है और उसी को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। बिल्कुल आदर्श, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमें जानकारी दे रहे हैं। आदर्श, मैं आपके पास लौटता हूं। अमृत का रुख करना चाहूंगा मैं, जहां पर जेपी नड्डा के घर के बाहर मौजूद है वो, और एक बड़ी बैठक चल रही है। अमृत, बैठक करनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि रिजल्ट ही कुछ ऐसे आए। जी बिल्कुल सुमित, यहाँ पे जेपी नड्डा के आवास पे बैठक जो चल रही है, इसमें खास तौर पे जेपी नड्डा के अलावा जो है उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जो है वहाँ मौजूद हैं, और इन तीनों के बीच में मंत्रणा इस बात को लेकर के है कि आगामी दिनों में जो शपथ ग्रहण कोऑर्डिनेशन जो एनडीए के जो इनके घटक दल हैं उनके साथ किस तरह से रखे जाए, इनकी तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए हैं, जो मांगे रखी गई हैं, उसको कैसे तय किया जाए, उनके साथ कितने हद तक उनको नेगोशिएट किया जाए, इसको लेकर के खास तौर पे जो हमें अंदर की जानकारी मिल रही है, इस पर बातचीत चल रही है। तो और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से जेडीयू है, टीडीपी है, इन
अपने विचारधाराएं हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से उस हद तक मेल नहीं खाती रही हैं। हालांकि एनडीए के पार्ट काफी लंबे समय से रहे, लेकिन उन विचारधाराओं को लेकर भी बातचीत चलेगी कि इनका जो मुद्दों को लेकर जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या तय होगा, क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा जिसको लेकर के सभी जो दल हैं, जो एनडीए के घटक दल, वो एक एजेंडे तक पहुंचेंगे कि और उस पर एक सहमति, आम सहमति बने, तो वो उसको लेकर भी बात होगी। क्योंकि अभी आपको बता दें कि अभी एक बयान जो है जेडीयू की तरफ से आया है कि अग्निवीर योजना को वो खत्म, हालांकि वो यूसीसी पर एक जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है राय से इत्तेफाक रखते हैं, उनके मसौदे से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना से नहीं रखते हैं। तो इस तरह की कई योजनाओं को लेकर एक आध योजना ऐसी है जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहा है जेडीयू का भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और जैसे कि जेडीयू जो है अपनी जो छवि है वो थोड़ा सा बिहार में देखा जाए तो प्रो लिबरल और समाजवादी तौर पर जो है वो पेश करती है, एक सोशलिस्ट की तरह पेश करती है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो एक दक्षिणपंथी पार्टी की है, तो ऐसे में कोई जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब ना हो। ठीक है, अमृत में लौटूंगा। एक बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। जी हां, दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होने जा रही है। उस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। राजधानी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक होगी, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, लिहाजा निश्चित तौर पर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो जैसा कि हम सब कह ही रहे हैं लगातार कि गहमा गहमी का दौर दिल्ली में जारी है, सियासी पारा हाई है, दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं और इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के घर बैठक चल रही है। बैठक में इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हो रहे हैं और रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। दांव पेच, गुणा भाग, जोड़ तोड़ की राजनीति यहां पर अब होगी, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है देश में। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की जनता ने किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया है और इसलिए बैठकों का दौर जारी है, गुणा भाग लगाया जा रहा है। राघव चड्ढा आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के घर पर बड़ी बैठक, इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद। आज इंडिया की बैठक में सब नेता आ जाएंगे, सभी पार्टी आ जाएंगे, कोई पीछे नहीं रहेगी। एनडीए की बैठक, एनडीए वाले जाने। एनडीए में कौन है? नीतीश बाबू है, चंद्रा बाबू है, 2 बाबू है, चिराग बाबू है, देख लेंगे। पर जनता ने तो बीजेपी का बहुमत खींच लिया है, 232 तक लाकर खड़ा किया है। तो अब जोड़ तोड़ वाली सरकार बनाने की कोशिश हो रही है तो करने दो, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसी कोशिश होती है। लोकतंत्र में ऐसी कोशिश होती है, संजय राउत ऐसा कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सपा नेता शिवपाल यादव का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए वो कहते हैं कि बीजेपी को यूपी से नैतिक स्तर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवपाल यादव का ये बयान है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को नकार दिया गया है, यूपी में एनडीए को नकार दिया है, अखिलेश यादव की पार्टी को समर्थन दिया है, तो बीजेपी को यूपी से नैतिक स्तर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। शिवपाल यादव का बयान। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिक स्तर पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए और इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए, इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं तो अखिलेश यादव वाली गठबंधन ने सरकार बना लेगी अखिलेश यादव के नेतृत्व में। तो हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आदर्श और अमृत तिवारी। आदर्श मैं आपके पास आ रहा हूं। भले ही एनडीए सरकार बनाने में सक्षम है, इंडिया गठबंधन उतना मजबूत नजर नहीं आता है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के नेता है ना, वो काफी आक्रामक है पूरा एनडीए पर, और कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं। बयानों में साफ झलकता है। अब तो यूपी में बीजेपी से एनडीए से इस्तीफे की मांग भी कर दी है शिवपाल सिंह यादव ने।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन भी समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि नैतिकता के आधार पर इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इसके बाद भी बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं कांग्रेस 99 और समाजवादी पार्टी 37, उसके बाद भी इस्तीफे मांगे जा रहे थे निश्चित तौर पर। लेकिन राजनीति है, चूँकि अभी 2 साल पहले ही यूपी में विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं और फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि 3 साल का समय अभी लगभग बचा है। उसके बाद भी विधानसभा को लेकर बूथवार तरीके से जो बैठकें हैं वो शुरू हो गई हैं समाजवादी पार्टी में। अंदर खाने में इस खबर ये है कि लगातार जो जिले के संगठनात्मक ढांचे हैं उसको बदला जाएगा, तो कहीं ना कहीं तैयारी लगातार है। और जिस तरीके से इस बार वोट शेयर बढ़ा है, जिस तरीके से इस बार सीटें बढ़ी हैं लोकसभा में, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उत्साहित है 2027 को लेकर भी। तो यूपी की राजनीति भी गर्म होने वाली है और निश्चित तौर पर उसको लेकर बयान दिया रहे हैं। यूपी की राजनीति में भी बदलाव होने वाले हैं, आदर्श ऐसा कह रहे हैं। अमृत, मैं आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात यह कही कि सरकारें खुश करने से बन रही हैं, सरकार खुश करने से बन रही है लोगों को, तो कोई और भी खुश कर सकता है। मतलब इंडिया गठबंधन ने अभी हार नहीं मानी है। गुड़ा भाग, दांव पेच रणनीतियां इंडिया गठबंधन भी बना रहा है इस समय। लगता मेरी आवाज़ अमृत तक नहीं पहुंच पा रही है, अमृत तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल मेरा आपसे आदर्श रहेगा। आदर्श, मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार खुश करने से बन रही है, तो खुश कोई और भी कर सकता है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर 2 दिन पहले तक लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से ये बयान आ रहे थे, ये कहा जा रहा था कि हम सरकार बना रहे हैं और इसको लेकर कई चर्चाएं भी हुई कि वो टीडीपी से लेकर जेडीयू तक के तमाम नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया कि वो तेजस्वी यादव के जरिए नीतीश कुमार को भी साधने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव उसमें अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन ये तमाम बातें अब खत्म हो गई हैं क्योंकि कल ही समर्थन पत्र जो है वो सभी पार्टियों ने दिया है। निश्चित तौर पर एनडीए तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। हालांकि कोशिश के तौर पर अभी भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर चुने जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ठीक है आदर्श, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अमृत, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नरेंद्र मोदी 8 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समारोह के लिए भारत के पड़ोसी देशों के लीडर्स को भी न्योता भेजा जाएगा, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के पीएम प्रचंड समेत मॉरिशस और भूटान के नेता भी शामिल हो सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति के मीडिया डिवीजन ने इसकी पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि साल 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार पीएम पद की शपथ ली थी, तो इस दौरान 8000 वीवीआईपी गेस्ट शपथ समारोह में शामिल हुए थे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए और सभी लोगों से जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपनी नदियों, तालाबों, बावड़ियों सहित सभी जल स्रोतों को साफ रखने, प्रदूषण मुक्त करने और संरक्षित रखने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। सभी मित्रों के साथ हमने ये अभियान की शुरुआत की है और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे त्यौहार पर्वों के आधार पर जनता के बीच में भी एक स्पंदन रहता है और हम सब ने भी प्रयास किया कि हमारे अपने सभी प्रकार के जन चेतनाओं के, सामाजिक सरोकार के और प्रकृति से तालमेल वाले ऐसे आयोजनों का हम हिस्सा बने, जिससे हमारी मूल ज़रूरतें, खासकर पर्यावरण, केवल एक दिन से नहीं करते हुए 15 दिन का पखवाड़ा मनाने का निर्णय किया है और ये गंगा दशमी तक लगातार पूरे प्रदेश में चलता रहेगा। वहीं सांसद विष्णुदेव शर्मा चुनाव जीतने के बाद खजुराहो पन्ना संसदीय के विकास में जुट गए हैं। वीडी शर्मा और जल संरक्षण, तालाबों के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का संकल्प लिया। साथ ही जल संरक्षण के लिए तालाबों से अतिक्रमण हटाने और गहरीकरण करने का अभियान शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बगल से जो तालाब है, इस तालाब का गहरीकरण आज हमारे कार्यकर्ताओं ने इसकी शुरुआत की है। पन्ना नगर पालिका इसमें अपनी पूरी तैयारी के साथ
इस तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण दोनों कामों पर उन्होंने फोकस किया है। तो बरसात आने वाली है, उससे पहले तालाबों का गहरीकरण हो जाए। आज पूरा पन्ना नगर इस काम में शुरुआत यहां से की है। वहीं इंदौर में नोटा को सबसे अधिक वोट मिलने पर कांग्रेस दफ्तर में केक काटा गया है। समझ रहे हैं आप, नोटा के देश में पहले स्थान पर आने पर गांधी भवन स्थित कांग्रेस दफ्तर में जश्न मनाया गया है। बता दें कि इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ना होने से कांग्रेस ने नोटा का प्रचार किया था और नोटा को बम्पर वोट भी यहां पर मिले। मतलब नोटा के बटन लोगों ने बम्पर दबाई थी। 1 लाख से ज्यादा बार नोटा के बटन को दबाया गया। 2 लाख, 1 लाख नहीं, 2 लाख से ज्यादा। इंदौर में पुलिस ने ऑपरेशन ईगल क्लॉ में बड़ी कार्रवाई की, जहां 8 थानों की पुलिस ने ड्रग पेडलर्स के ठिकानों पर दबिश दी और 70 से अधिक ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। और इसी दौरान पुलिस ने ड्रग पेडलर्स पर कार्रवाई कर उन्हें नशा ना करने की शपथ दिलवाई। मध्य प्रदेश के निमाड़ की 3 आदिवासी बाहुल्य लोकसभा सीट खरगोन, धार और रतलाम पर बीजेपी की जीत हुई है। कांग्रेस ने दावा किया था कि इस बार आदिवासी वोट उनका साथ देगा। खरगोन लोकसभा क्षेत्र में विस्तार न्यूज ने लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिर बीजेपी की जीत क्यों हुई। देखिए, सुनिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं खरगोन लोकसभा क्षेत्र के बड़वानी जिले में, जहां पर एक चाय की दुकान है। हमारे साथ चाय पर चर्चा करने के लिए कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? किशन अलावे। अलावे जी, क्या हुआ ये ऐसा अचानक कि लग रहा था कि चुनाव पुरलाल खरते जी जीत जाएंगे जी, लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि जो बीजेपी जीत गई? बीजेपी इसलिए थी वो कि बहुत अपने मध्य प्रदेश में राम के नाम पे वोट मांगे थे, उस आधार पर और उसके साथ में जो लाडली बहना थी उसके आधार पर इन्होंने वोट दिया है। कैसे जीत गए उस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ है, जो शहरी वोट है, शहरी जो लोग हैं वो मोदी के नाम पे वोट दिए हैं और ग्रामीण जो इलाका है वो आज भी कांग्रेस को पसंद करता है। ग्रामीण इलाकों में आज भी कांग्रेस की लीड है। तो कहीं ना कहीं लाडली बहना खेल कर गई, कहीं ना कहीं मोदी का चेहरा भी खेल कर गया, मतलब इसलिए मध्य प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई। ये योजना जो चली है इससे महिलाएं बहुत खुश हुई है और भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने और आदिवासी महिलाओं ने भी वोट दिए हैं। इसी से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी लीड से जीत हुई है। कारण क्या, एक कांग्रेस के जो लोग काम ही नहीं करते, ऐसे भाषण देते हैं, तो इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। मोदी जी से अच्छा कर रहा है, सब अच्छा कर रहा है, सब कुछ पैसा दे रहा है, मकान दे रहा है, गेहूँ फ्री दे रहा है, हाँ, ये सब मोदी जी की अच्छी मदद कर रहा है। दवाखाने में पैसे लगा रहा है 5 लाख रुपए। 5 लाख। खरगोन, धार और रतलाम, ये तीनों सीटें बड़े अंतराल के साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों ने जीती हैं। विस्तार न्यूज़ की चौपाल यही समाप्त हुई। तब तक के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़ के लिए जफर अशरफी के साथ नजमुद्दीन शेख।